हेलो दोस्तों, आप सभी का ऑल अबाउट सोसियस में स्वागत है। और ये समाजशास्त्र की इग्नू सीरीज है और इसमें आज हम लोग मेलिनोव्स्की के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो ये आप सभी को पता है कि अभी जो सीरीज चल रही है ये मेलिनोव्स्की पे ही चल रही है। आज हम लोग मेलिनोव्स्की के आवश्यकताओं के सिद्धांत के बारे में चर्चा करने वाले हैं। और आप सभी को पता है कि समाजशास्त्र में मेलिनोव्स्की जो है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण विचारक हो जाते हैं। तो आज इनके आवश्यकताओं का जो सिद्धांत है ये भी अपने आप में मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसको आज हम लोग इग्नू के नज़र से डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर में मेलिनोव्स्की ने आवश्यकताओं का सिद्धांत किस प्रकार का दिया है, उन्होंने किन किन आवश्यकताओं की बात की है, आवश्यकताओं के कौन कौन से प्रकार होते हैं। तो ये आज हम लोग डिटेल में समझने वाले हैं। तो चलिए हम लोग प्रारंभ करते हैं। आवश्यकताओं के सिद्धांत की बात करें तो आदिम संस्कृति का विश्लेषण करने के लिए अवधारणाओं की खोज के दौरान मेलिनोव्स्की ने सामाजिक तथ्यों को समझने हेतु विशिष्ट दृष्टिकोण विकसित कर लिया। और यह दृष्टिकोण कौन सा था? यह था आवश्यकताओं का सिद्धांत। तो आवश्यकताओं के सिद्धांत के रूप में इन्होंने एक नया दृष्टिकोण विकसित किया। किस लिए? समाज के सामाजिक तथ्यों को समझने के लिए। मेलिनोव्स्की ने अपनी पुस्तक अ साइंटिफिक थ्योरी ऑफ कल्चर, वेरी इंपॉर्टेंट पुस्तक है ये इनकी, और ये विभिन्न परीक्षाओं में भी पूछ दी गई है कि ये पुस्तक किसकी है। इसी पुस्तक में इन्होंने आवश्यकताओं के सिद्धांत को प्रस्तुत किया है। तो ये अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स है, आप लोगों को मिल रहा है कि अगर एग्ज़ाम में पूछ दिया जाए कि जो आवश्यकताओं के सिद्धांत की बात मेलिनोव्स्की करते हैं वो अपनी किस पुस्तक में उन्होंने की है, तो ये है पुस्तक अ साइंटिफिक थ्योरी ऑफ कल्चर। उनके अनुसार हमारी आवश्यकताएं जो होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं। एक तो व्यक्तिगत स्तर पे होती हैं, जैसे कि अगर हम बहुत सारा काम कर लेते हैं तो हमें थकान लगती है, हमें आराम करने की ज़रूरत होती है, या फिर हमें भूख लगती है, प्यास लगती है, नींद आती है। तो इस प्रकार की जो आवश्यकताएं होती हैं ये जो प्रत्येक व्यक्ति के अपने शरीर से संबंधित आवश्यकताएं हैं, इसको व्यक्तिगत आवश्यकताएं कहते हैं। वहीं पर दूसरी आवश्यकता सामाजिक होती है, अर्थात समाज से संबंधित कौन कौन सी आवश्यकताएं हैं उसको हम सामाजिक आवश्यकताएं कहेंगे। इसको आगे हम लोग डिटेल में समझने वाले हैं। मेलिनोव्स्की ने आवश्यकता की परिभाषा बताई है कि आखिर में आवश्यकता किसे कहते हैं। आवश्यकता से मेरा अभिप्राय मानव शरीर रचना, यहाँ पे आप लोगों को एक एक पॉइंट ध्यान से समझना है। इन्होंने कहा है कि आवश्यकता का अर्थ ही है कि मानव शरीर रचना तथा सांस्कृतिक परिवेश की दशाओं की व्यवस्था, इन दोनों को अगर हम मिला दें तो यही हमारी आवश्यकता होती है। प्राकृतिक पर्यावरण के संदर्भ में किसी भी समूह तथा शरीर रचना के अस्तित्व के लिए इनका होना एक साथ पर्याप्त तथा आवश्यक है। इस प्रकार आवश्यक तथ्यों का एक सीमित दायरा होता है। आदतें और उनके कारण सीखी हुई प्रतिक्रियाएं एवं संगठनों के आधार ऐसे व्यवस्थित होने चाहिए कि मूल आवश्यकताएं हमारी जो हैं वो पूरी हो सकें। तो इन्होंने कहा है कि जो भी हमारी आदतें होती हैं या जो भी हम सीखते हैं, जो उसके प्रति जो हमारी क्या रिएक्शन होती है, जैसे कि अगर किसी बच्चे को बोलें कि बेटा आप दादाजी को प्रणाम कर लीजिए, तो बच्चे की क्या प्रतिक्रिया है उसके प्रति। तो इस तरीके की जो क्रियाकलाप होते हैं और उनके आधार पे जो संगठन बनते हैं, इन्हीं को इन्होंने कहा है कि व्यवस्थित होना चाहिए ताकि हमारी मूल आवश्यकताएं जो हैं वो पूरी हो सकें। अब हम लोग आवश्यकताओं की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे दिया है कि इस परिभाषा के पहले भाग में मानव शरीर की दशाओं की व्यवस्था की चर्चा है। तो सबसे पहले हम लोग मानव शरीर की दशाओं की बात करेंगे। इसका संबंध जैविक आवेग से होता है। तो ये मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि जो हमारे
शरीर संबंधित होती है, जो भी हमें शरीर की आवश्यकता पूर्ति करने के लिए जो भी क्रियाकलाप होता है उसको हम जो है वो अपनी व्यक्तिगत आवश्यकता के रूप में देखते हैं। तो यहाँ पे जब शरीर की बात आ जाती है तो जैविक आवेग की बात आती है, जिसकी संतुष्टि जो होती है वो आवश्यक होती है। अब जैविक आवेग की बात करें तो मालिनोव्स्की ने सभी संस्कृतियों में विद्यमान अस्थायी महत्वपूर्ण क्रियाओं के क्रम की एक तालिका प्रस्तुत की है। ये क्रियाएं व्यक्ति के आवेगों की पूर्ति के संबंध में हैं और इस तालिका के बारे में अब हम लोग देख लेते हैं। तो ये तालिका अपने आप में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इस तालिका से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। तो यहाँ पे आप लोग ज़रूर ध्यान से समझिएगा और अपने भी इसको ज़रूर समझ के ध्यान रखने की कोशिश करिएगा। जस्ट इसको समझिए आप लोग कि आखिर में ये क्या है, क्योंकि इसको जब अगर हम अपने से जोड़ के, अपने शरीर से जोड़ के समझेंगे तो इसको अच्छे से हम समझ लेंगे और हमेशा याद भी रहेगा। जैसे यहाँ पे तालिका है, अस्थायी महत्वपूर्ण क्रियाओं का क्रम कौन कौन सा होता है। तो यहाँ पे आवेग की बात है कि कौन कौन सा आवेग होता है शरीर में, उससे क्या क्या कार्य होता है और किस चीज़ की पूर्ति होती है। तो जैसे सबसे पहला है श्वास क्रिया। अगर शरीर की सबसे पहली क्रिया की बात करें तो अगर हम सांस ही नहीं लेंगे तो हम फिर जीवित भी नहीं रह पाएंगे या फिर जिंदा नहीं रह पाएंगे। तो श्वास क्रिया में कार्य क्या होता है, ऑक्सीजन की प्राप्ति होती है। तो ये आप सभी को पता है कि जब हम सांस लेते हैं तो हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो यहाँ पे दिया है कि श्वास क्रिया में ऑक्सीजन की प्राप्ति हम करते हैं और ऊतकों में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड की समाप्ति होती है। इस प्रकार से दूसरी क्रिया की बात करें तो ये भूख होती है और भूख पे हम किस प्रकार का कार्य करेंगे, भोजन की प्राप्ति होगी। परितृप्ति होती है, अर्थात हमें अच्छा फील होता है जब हम खा लेते हैं, भोजन ग्रहण कर लेते हैं तो लगता है कि हाँ पेट भर गया है, अभी हमें अच्छा फीलिंग आ रहा है। तीसरी क्रिया है कि प्यास। इससे क्या होता है, तरल पदार्थ की प्राप्ति होती है। तो हमारे शरीर में तरल पदार्थ जाता है। आप सभी को पता है कि जो मानव शरीर होता है उसमें लगभग 70% जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ पानी की मात्रा होती है। इसीलिए कहा भी जाता है कि हमें भोजन से ज़्यादा पानी पे ध्यान देना चाहिए। भोजन कम ग्रहण करें चलता है, लेकिन पानी हमें बराबर सही मात्रा में पीते रहना चाहिए। इससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो होती हैं वो सॉल्व भी हो जाती हैं। तो जो प्यास होता है इसके कारण तरल पदार्थ की हमारे शरीर में प्राप्ति होती है और पूर्ति जो है वो प्यास बुझाना हो गया। ऐसे ही काम इच्छा की बात हो गई। तो काम इच्छा में संभोग होता है, कार्य इसका संभोग करना होता है और जो इसकी पूर्ति है उसी को हम काम तृप्ति कहेंगे। पांचवा पॉइंट है कि थकान होता है। अब पांचवा आवेग ये है कि हमें जब जैसे बहुत सारा काम कर लेते हैं तो थकान महसूस होती है। फिर इसका कार्य क्या है, हमें आराम करने की ज़रूरत होती है। जैसे ही थकान होगी फिर हम आराम करने के लिए ढूंढेंगे। फिर आराम करने में क्या होता है, मांसपेशियों तथा स्नायु जो तंत्र होते हैं उनमें ऊर्जा की पुनः प्राप्ति होती है। अगर मान लेते हैं कि हम दिन भर काम करते हैं, फिर रात्रि को जब हम सोते हैं तो सुबह जब जगते हैं तो हमें फ्रेश महसूस होता है, क्योंकि हमारी जो भी मांसपेशियां हैं और स्नायु तंत्र होती हैं वो फिर से ऊर्जा को ग्रहण कर ली होती हैं। छठा इन्होंने बेचैनी कहा है और बेचैनी का इन्होंने बताया है कि क्रियाशीलता होता है कार्य, क्योंकि बेचैनी में बहुत ऐसे एक्टिव होने लगता है शरीर के जो सेंस ऑर्गन्स बोलेंगे, जो भी संवेदी जो हमारे अभी बहुत मुझे अच्छे से हिंदी इसका तो नहीं आ रहा है, बट जो भी चीज़ें हम जैसे सेंस करते हैं तो उससे क्या होता है कि हमें ये इन सारी चीज़ों का महसूस होता है। जैसे कि अगर बेचैनी होती है तो बहुत घबराहट होती है, इस तरीके की चीज़ें होती हैं। फिर अगर हमें इसको अगर आराम करें या फिर उस चीज़ को जब कम करते हैं तो थकान उससे हमारा मिटता है या कम होता है। ऐसे ही निद्रा आना होता है। तो निद्रा आने की जो क्रिया है उसको हम सोना कहेंगे। सोने से हमको जब नींद आएगी तो हम सोएंगे और फिर इससे नई ऊर्जा को लेके हम फिर से जग जाते हैं।
ऐसे ही पेशाब का दबाव की बात होती है कि जब हमें ऐसे वॉशरूम जाने के लिए फ़ील होता है कि हमें पेशाब लगी हुई है और उसका प्रेशर जब महसूस होता है तो फिर हम उसको जाके और बाथरूम करके आते हैं या पेशाब अपना निकाल के आते हैं और इसकी वजह से हमें तनाव मुक्ति एहसास होता है। क्योंकि जब किसी को अगर बहुत ज़्यादा पेशाब का महसूस होता है तो फिर वो बहुत ज़्यादा टेंशन महसूस करता है। तो इस प्रकार से जब उसको अगर रिलीज़ कर दिया जाता है, निकाल दिया जाता है, तो बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील होते हैं। इसी प्रकार से शौच का दबाव की बात किया है इन्होंने, और इसमें मल त्याग करते हैं और इसके कारण पेट हल्का हो जाता है। भय की बात करें तो भय से खतरों से बचाव की भावना आती है। जब भी हम भय का जब आवेग हमारे मन में, तो हम कहीं ना कहीं बचने की कोशिश करते हैं कि इस वजह से हमें कोई प्रॉब्लम ना हो, और इसके कारण जो हमें पूर्ति होती है वो विश्राम की होती है। ये पीड़ा की बात करते हैं, और पीड़ा में क्या होता है, प्रभावकारी क्रिया द्वारा बचाव हम करते हैं। जब अगर हमें बहुत ज़्यादा पीड़ा होती है तो इसके लिए हम जो भी काफ़ी इफ़ेक्टिव जो एक्शन हम लेते हैं उसके द्वारा हम बचाते हैं कि हमें बहुत ज़्यादा पेन या पीड़ा न हो, और सामान्य स्थिति में हम फिर से लौटने की कोशिश करते हैं। क्योंकि जैसे अगर मान लेते हैं कि किसी को बहुत ज़्यादा सिर में दर्द है, तो सिर में दर्द होता है तो हम सोचते हैं कि हमारा ध्यान वहाँ से हटे, हम अपने आप को थोड़ा रिलैक्स फील करें, और इस कारण से जब अगर बोल दिए जैसा कि सिर में बहुत ज़्यादा दर्द है तो होता है कि चलो बाहर थोड़ा टहल के आते हैं या छत पे जाते हैं, थोड़ा सा ठंडी हवा लेंगे, थोड़ा रिलैक्स महसूस होगा। तो जब हम वहाँ से ध्यान हटा के और दूसरी क्रिया जो हम करते हैं उससे हम बचने की कोशिश करते हैं कि उस पर हमें ध्यान नहीं देना है, तो फिर हम सामान्य स्थिति में लौट जाते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों ये जो इनकी 11 प्रकार की जो क्रियाएं हैं ये बहुत अपने आप में महत्वपूर्ण होती हैं, और ख़ास करके ये जो क्रियाएं हैं इन्हीं को बार बार पूछ दिया जाता है कि इसमें से कौन सी क्रियाओं की बात मालिनोव्स्की ने नहीं की है। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, ये अपने आप में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब यहाँ पे इनकी आवश्यकताओं के प्रकार की बात कर लेते हैं। तो इन्होंने 3 प्रकार की आवश्यकताएं बताई हैं, इनको हम लोग फटाफट समझते हैं। मालिनोव्स्की ने व्यक्तिगत आवेग की अवधारणा के साथ व्यक्तिक तथा सामूहिक अस्तित्व की अवधारणा को भी जोड़ दिया। उन्होंने आवश्यकताओं के प्रकारों का एक नमूना विकसित किया, और इसमें 3 प्रकार की इन्होंने आवश्यकताएं बताई हैं। पहली है मूल, दूसरी है व्युत्पन्न, और तीसरी है समाकलनकारी। इन तीनों के इंग्लिश टर्म भी देख लेते हैं। मूल को ये बेसिक कहते हैं, व्युत्पन्न को डिराइव्ड कहते हैं, और समाकलनकारी को इंटीग्रेटिव कहते हैं। तो इंटीग्रेटिव और बेसिक और डिराइव्ड ये 3 प्रकार की ये आवश्यकताओं की बात करते हैं। तीनों प्रकार की आवश्यकताओं के बारे में निम्नलिखित में संक्षिप्त चर्चा से आपको मालिनोव्स्की के आवश्यकताओं के सिद्धांत का पर्याप्त ज्ञान हो जाएगा। तो इसको हम लोग डिटेल में समझ लेते हैं कि आखिर में क्या है। इन्होंने सबसे पहले मूल आवश्यकताओं की बात की है, और मूल आवश्यकताओं में ये कहते हैं कि वे परिस्थितियाँ ये होते हैं जो व्यक्ति तथा समूह के अस्तित्व के लिए आवश्यक होते हैं। तो ये कहते हैं कि जो मूल आवश्यकताएं होती हैं इनमें व्यक्ति जो है और जिस समूह से जुड़ा हुआ होता है उसके अस्तित्व को बनाए रखने के लिए ये मूल आवश्यकताएं जो होती हैं वो आवश्यक होती हैं। अब इनकी सूची हम लोग देखते हैं कि मूल आवश्यकताओं की सूची क्या है। एक बार मैं फिर आप लोगों को कह देना चाहती हूँ कि आज का लेक्चर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये जो विभिन्न तालिकाएं आप लोगों को दिख रही हैं इनमें से बहुत प्रश्न यहीं से बनते हैं, बस हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। इन्होंने मूल आवश्यकताओं में चयापचय की बात कही है, चयापचय की बात कही है, अर्थात मेटाबॉलिज्म की बात करते हैं। और इससे सांस्कृतिक प्रतिक्रिया क्या होती है, तो ये भोजन की आपूर्ति होती है। यही प्रजनन की बात करते हैं ये, तो प्रजनन से क्या होता है, नातेदारी बढ़ती है हमारी। प्रजनन होगा तो प्रजनन क्षमता से बच्चे बढ़ते हैं, बच्चों की फिर शादी होती है, फिर उनसे
रिश्ते नाते तमाम प्रकार के बनते हैं तो नातेदारी बनती है। यहीं पे शारीरिक सुख की बात करते हैं तो इसकी जो सांस्कृतिक प्रतिक्रिया है वो आश्रय है। सुरक्षा की बात करते हैं तो यहाँ पे संरक्षण है। गतिशीलता जो है वो प्रशिक्षण से संबंधित है और स्वास्थ्य जो है वह स्वच्छता से संबंधित है, क्योंकि अगर स्वच्छता नहीं रहेगी तो स्वास्थ्य भी हमारा नहीं रहेगा। तो हमें अगर स्वास्थ्य जो हमारी आवश्यकता है मूल आवश्यकताओं में आती है और इसके लिए सांस्कृतिक प्रतिक्रिया की क्या ज़रूरत है कि हमें स्वच्छता बनाए रखनी है। तो ये 1 2 3 4 5 6 ये 6 प्रकार की ये मूल आवश्यकताएं आप लोगों को दिख रही हैं। चयापचय, वहीं पे प्रजनन, शारीरिक सुख, सुरक्षा, गतिशीलता और स्वास्थ्य। अब यहाँ पे मूल आवश्यकताओं की तालिका में संस्कृति का मूल जैविक अस्तित्व के लिए है। तो दिया है कि मूल आवश्यकताओं की तालिका में संस्कृति का जो मूल्य है वो जैविक अस्तित्व के लिए है, अर्थात एक व्यक्ति के जीवित रहने के लिए ये आवश्यक है। इससे पहले स्तर का निर्धारक तत्व भी कहा जाता है, तो इसी प्राइमरी डिटर्मिनिज्म भी कहा जाता है। ये आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो मूल आवश्यकताएं हैं इसे पहले स्तर का या प्राथमिक स्तर का निर्धारक तत्व भी कहा जाता है। यहाँ पे दूसरे प्रकार की ये जो इन्होंने आवश्यकता बताई है ये है व्युत्पन्न अर्थात डिराइव्ड नीड या आवश्यकताएं। सामाजिक प्राणी के रूप में मनुष्य के जीवन की कुछ गौण आवश्यकताएं भी होती हैं। सो यूँ भी कहा जा सकता है कि मूल आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संस्कृति कुछ अपनी ज़रूरतें पैदा कर लेती है। मेलिनोव्स्की के अनुसार ये व्युत्पन्न आवश्यकताएं अथवा आदर्श हैं और इनको हम लोग इस टेबल के माध्यम से समझेंगे। तो ये आवश्यकताएं हमें 4 प्रकार की दिखाई देती हैं। पहला जो है वो है सांस्कृतिक उपकरणों के अनुरक्षण की आवश्यकताएं, अर्थात जो संस्कृति को बनाए रखने के लिए जो भी उपकरण है उनके मेंटेनेंस की भी तो हमें ज़रूरत रहेगी, तभी तो जो संस्कृति है वो अच्छे से आगे को बढ़ती रहेगी। तो इसके लिए प्रतिक्रिया हो जाती है अर्थव्यवस्था। दूसरा है मानव आचरण का नियमन के लिए कि आखिर में मानव का जो है वो आचरण संतुलित अवस्था या कंट्रोल्ड बिहेवियर में वो समाज से अपना व्यवहार करे, तो इसके लिए हमें सामाजिक नियंत्रण की ज़रूरत होती है। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति है वो आसानी से नहीं डिसाइड करेगा कि मैं चोर बन जाऊं, क्योंकि समाज इसकी कभी भी अनुमति नहीं देता है। तीसरा है सामाजिकरण, और सामाजिकरण हमारा कैसे होता है ये जो है इसके प्रतिक्रिया के लिए शिक्षा ज़्यादा आवश्यक है। चौथा है सत्ता का प्रयोग, और इसके लिए राजनीतिक संगठन की बात ये करते हैं। तो ये 4 प्रकार की व्युत्पन्न आवश्यकताएं हैं। अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि इसके बारे में इन्होंने क्या कहा है जो व्युत्पन्न आवश्यकताएं हैं। किंतु इन व्युत्पन्न आवश्यकताओं अर्थात अथवा आदेशों की परिधि में मनुष्यों में भी विकसित सभी आदेश शामिल नहीं हैं। जानवरों के बच्चों को भी इनमें से कई नियम सिखाए जाते हैं, परंतु मनुष्यों के सिवाय और किसी ने भी इन नियमों को अपने बच्चों में प्रेषण करने की क्षमता नहीं होती है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि बंदर अपने बच्चों को नियमानुसार व्यवहार करना सिखा सकते हैं, और इसी अर्थ में उनके पास कुछ नियम भी होते हैं कि हमें अपने टीम के साथ चलना है, समूह से बाहर नहीं जाना है, अगर पेड़ पे हम कूद रहे हैं तो टहनियों का ध्यान रखना है कि हम उससे नीचे न गिर जाएं। तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखते हैं जो बंदर होते हैं। किंतु किसी चिंपैंजी माँ के बारे में यह कल्पना करना कठिन है कि वह किसी अन्य माँ संतति के व्यवहार का प्रेषण करके और यह निष्कर्ष निकाले कि उस अन्य माँ संतान के बीच में कोई नियम नहीं है या उनका प्रशिक्षण ठीक नहीं है। अर्थात इस लाइन का अर्थ ये है कि अगर कोई चिंपैंजी अगर माँ है, वो भी बंदरों की तरह एक प्रजाति होता है लेकिन बहुत ज़्यादा बुद्धिमान माना जाता है।
तो वो अपने बच्चे को तो सही से परवरिश कर सकती है, अपने बच्चे को सही से नियम सिखा सकती है कि आपको ऐसे करना है, रहना है, उठना है, बैठना है, लेकिन कोई दूसरी माँ और पुत्र के बीच में या बच्चे के बीच में कैसा रिश्ता है, कैसा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, वो चिंपैंजी माँ जो है वो नहीं समझ सकती है। ऐसा तभी संभव होता है जब आदतें प्रथाओं का रूप ले लेती हैं, और ये केवल मानवीय समाज में ही पाया जाता है। जो प्रथाओं की बात है, प्रथाएं जो होती हैं वो आदतों का रूप होती हैं। आप लोगों को याद होगा समनर का फोकवेज, इसमें इन्होंने आदतों की बात की है कि आदतें जब बार बार रिपीट होती हैं तो प्रथाओं में परिवर्तित हो जाती हैं। तो इस प्रकार से आदतें जो होती हैं वो प्रथाओं का रूप ले लेती हैं, और ये पीढ़ी दर पीढ़ी, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र होती रहती हैं, और ये जो क्रिया है हमें सिर्फ मानवीय समाज में ही देखने को मिलती है। अब यहाँ पे तीसरे प्रकार की इन्होंने आवश्यकता की बात की है, समाकलनकारी अर्थात इंटीग्रेटिव आवश्यकताएं या नीड्स। मेलिनोव्स्की के अनुसार मनुष्य के सामाजिक जीवन में समाकलनकारी आदेशों का महत्वपूर्ण स्थान होता है। इन समाकलनकारी आदेशों के माध्यम से आदतें प्रथा में बच्चों का पालन, अगली पीढ़ी के प्रशिक्षण में और आवेग मूल्यों में बदलते हैं। तो इस प्रकार से इन्होंने बताया है कि जो बच्चों के लिए भी हम प्रशिक्षण देते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ता रहता है, और जो आवेग होते हैं, हमारी आवश्यकताएं किस प्रकार से पूरी करनी है, ये हमारे मूल्यों में परिवर्तित हो जाती हैं, कि ये हमारे मूल्य बन जाते हैं कि हमें इसी प्रकार से आचरण अपने करने हैं। मेलिनोव्स्की के मुताबिक परंपरा, मूल्य, प्रतिमान, धर्म, कला, भाषा तथा प्रतीकवाद के अन्य रूप समाकलनकारी आदेशों की श्रेणी में ही आ जाते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि इन्होंने परंपरा, मूल्य, प्रतिमान, धर्म, कला, भाषा तथा प्रतीकवाद को समाकलनकारी आदेशों या आवश्यकताओं के रूप में देखते हैं। यहाँ पे आप लोगों को एक बात और मैं क्लियर कर दूं कि मेलिनोव्स्की ने आवश्यकताओं का जो सिद्धांत दिया है, अब तक में आप लोगों ने जितना समझा उससे एक बात क्लियर हो गई है कि इन्होंने सबसे पहले जैविक आवेगों की बात की है कि प्रत्येक व्यक्ति की अपनी कुछ व्यक्तिगत नीड या आवश्यकता होती है। फिर उसी से अगर व्यक्ति जब जुड़ के समूह बनते हैं तो एक सामूहिक आवश्यकता हो जाती है, और यही आवश्यकताएं जो होती हैं वह जब बार बार आदतों में लोगों के आती है और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जब ट्रांसफ़र होती है तो ये धीरे धीरे जो होते हैं परंपरा, मूल्य, प्रतिमान, धर्म, कला, भाषा तथा प्रतीकों के बारे में ये ट्रांसफ़र हो जाती हैं या उनका रूप ये ले लेती हैं। तो आप लोगों को अभी ये क्लियर हो चुका होगा कि ये एक व्यक्तिगत आवश्यकता से चल के और ये पूरे समाज की आवश्यकता की बात करते हैं मेलिनोव्स्की। इस प्रकार मेलिनोव्स्की मानते थे कि मानव संस्कृति का मूल सार प्रतीकवाद में अथवा मूल्यों में निहित है। इससे पता चलता है कि मेलिनोव्स्की का आवश्यकता का सिद्धांत गतिविधियों के जैविक आधारों को मान्यता देता है। तो यहाँ पे ये बात क्लियर हो गई कि सबसे पहले ये जैविक आधारों को मान्यता देता है। अतः विश्व के विभिन्न भागों के सांस्कृतिक आचरणों की तुलना के लिए इसे इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि विभिन्न जो समाज हैं उनमें किस प्रकार के जैविक आवेग देखने को मिलते हैं और उस प्रकार से उस समाज में किस प्रकार की हमें सांस्कृतिक परिवेश देखने को मिलता है। तो ये सारी चीज़ें एक दूसरे से कनेक्टेड अर्थात जुड़ी हुई होती हैं। वह सामाजिक ढांचे को मनुष्य की मूल, व्युत्पन्न तथा समाकलनकारी आवश्यकताओं की पूर्ति का एक साधन मानते हैं। तो इन्होंने जो ये सोशल स्ट्रक्चर होता है अर्थात सामाजिक जो ढांचा होता है वो मानते हैं कि ये ढांचा ही जो होता है वो मनुष्य की मूल, व्युत्पन्न और समाकलनकारी आवश्यकताएं जो होती हैं उनको पूरा करने के लिए एक साधन होता है। इस सैद्धांतिक दृष्टिकोण के बल पर ही मेलिनोव्स्की उच्च कोटि के क्षेत्रीय शोध कार्य से सामग्री एकत्र कर पाए थे। मेलिनोव्स्की के अध्ययन द सेक्सुअल लाइफ ऑफ सेवेज इन एनडब्ल्यू मेलनेसिया तथा उनकी शिष्या आंड्रे रिचर्ड्स के अध्ययन
हंगर एंड वर्क इन अ सेवेज ट्राइब्स से अच्छी तरह पता चलता है कि विभिन्न संस्कृतियां जैविक आवेगों की न केवल पूर्ति करती हैं बल्कि उनका नियमन तथा संचयन भी करती हैं। अर्थात उनको किस प्रकार से जैविक आवेगों को पूर्ति करना है उसका भी समाज जो होता है या वहाँ की संस्कृति जो होती है वो डिसाइड करती है। तो यहाँ पे आप लोगों को इम्पॉर्टेंट फैक्ट मिल रहा है कि इन्होंने कहा है, मेलिनोव्स्की ने सबसे पहले इनकी पुस्तक द सेक्सुअल लाइफ ऑफ सेवेजेस इन द मेलनेसिया आप बोल सकते हैं या NW मेलनेसिया। इनकी शिष्या ऑड्रे रिचर्ड्स हैं। ये भी अपने आप में इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स है क्योंकि ये भी एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट हो सकती हैं, मानव विज्ञानी हैं। तो इनकी बुक जो है हंगर एंड वर्क इन अ सेवेज ट्राइब्स, तो ये अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स है। आप लोग ज़रूर से ध्यान रखिएगा कि ऑड्रे रिचर्ड्स की बुक है हंगर एंड वर्क इन अ सेवेज ट्राइब्स। इन दोनों ने जो काम किया था उससे ये पता चला कि जो भी जैविक आवेग होते हैं इनके द्वारा ही सिर्फ ये जो संस्कृतियाँ होती हैं वो जैविक आवेगों की सिर्फ पूर्ति ही नहीं करती हैं बल्कि उनको एक कंट्रोल रूप में किस प्रकार से किसी को बिहेवियर करना चाहिए या किस प्रकार से अपनी आवश्यकताओं की व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति करनी चाहिए उसका वो कुछ रूल्स रेगुलेशन भी बनाती हैं और उनको एक पीढ़ी से आगे पीढ़ी तक भी संचालित करती रहती हैं। अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, एक कोट है इससे संबंधित कि राल्फ पिडिंगटन ने आवश्यकताओं के सिद्धांत को मनोवैज्ञानिकों तथा समाजशास्त्रियों के बीच संभावित सहयोग का माध्यम बताया है। तो राल्फ पिडिंगटन का एक यहाँ पे विचार निकल के आता है। इन्होंने अपने विचार दिए हैं कि जो आवश्यकताओं का सिद्धांत है ये मनोवैज्ञानिकों तथा समाजशास्त्रियों के बीच संभावित सहयोग का माध्यम हो सकता है। अर्थात जो मनोवैज्ञानिक हैं और जो समाजशास्त्री हैं इन दोनों को मिल के इस पे काम करना होगा क्योंकि ये जो आवश्यकताओं का सिद्धांत है वो जैविक आवेग की भी बात करता है, वहीं पे सामाजिक आवश्यकताओं की भी बात करता है। संक्षिप्त में यह कहा जा सकता है कि मेलिनोव्स्की का आवश्यकताओं का सिद्धांत मानव आचरण के जैविक एवं सांस्कृतिक उपादानों के संबंध में एक सामान्य अवधारणा है। अवधारणाएं विकसित करने के लिए कि उनकी आकांक्षा बराबर बनी रही, यद्यपि उनकी अवधारणाएं अनुमानपरक नहीं थीं, लेकिन वे इतनी भी बेकार नहीं थी कि उनके आधार पर सामान्यीकरण करना कठिन हो जाए। अर्थात किसी एक को जो अवधारणा बनाया उनको सारे समाज में हम अप्लाई नहीं कर सकते, इतनी भी बुरी कंडीशन नहीं थी। हमने पाया कि अवधारणाएं विकसित करने की प्रक्रिया में समाजों की व्याख्या संतुलित सांस्कृतिक समग्रता के रूप में करने के स्थान पर बाद में वह संस्थाओं के अध्ययन पर बल देने लगे थे। मेलिनोव्स्की एक संस्था को संस्कृति का अवयव या अंग मानते थे। तो ये मानते थे कि जो एक संस्था होती है अर्थात जो इंस्टीट्यूशन होता है ये भी संस्कृति का ही एक अंग है। उन्होंने समाज की विभिन्न संस्थाओं के बीच संबंधों की तलाश शुरू कर दी थी। इससे वह धार्मिक अथवा राजनीतिक संस्थाओं को आर्थिक अथवा प्रौद्योगिकी संस्थाओं से जोड़कर देखने में सफल हो पाए थे। वह संस्थाओं को एक दूसरे से पृथक मानते थे क्योंकि उनका संगठन जो होता है वो अलग अलग प्रकारों को लेके बना होता है। जैसे अगर किसी राजनीतिक संस्था की बात करें तो उसके उद्देश्य कुछ अलग होते हैं, उसके प्रकार ही कुछ अलग होते हैं। ऐसे ही आर्थिक संस्था कोई है तो उसके फंक्शन कुछ अलग होते हैं। तो इस प्रकार से मेलिनोव्स्की ने जो विभिन्न संस्थाएं थी उनको जोड़ के एक साथ को रिलेट करके अंतर संबंधित करके और समझने का प्रयास किया था और इस प्रकार से उन्होंने प्रकारवाद की एक अवधारणा भी विकसित की थी जो कि हम लोग अपने अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे मेलिनोव्स्की के। तो दोस्तों उम्मीद है कि आज आप लोगों को मेलिनोव्स्की के आवश्यकताओं का जो सिद्धांत है ये आप लोगों को अच्छे से आज क्लियर हो चुका होगा। और अगर आप लोगों को मेरा लेक्चर पसंद आता है, समझ में आता है तो आप लोग हमें कमेंट करके बताइए, लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए। धन्यवाद।